Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel as we are discussing about the human reproduction. So in today's session, we will discuss about the process of fertilization की process. Fertilization की process क्या होती है? Reproduction जब हमने start किया human reproduction तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या events होते हैं. तो सबसे पहले gametogenesis होता है. चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे. तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म का बनना. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ एग. ठीक है, अब दोनों गैमेट्स बन गए, हमने डिस्कस कर लिया कैसे बने हैं. ठीक है, बन चुके हैं. अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, इंसेमिनेशन फॉलोड बाय कीमोटेक्सिन, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन होगा, एम्फीमिक्सिस होगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो दिस आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. तो इन सारे इवेंट्स को आज एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट प्रोसेस देखिए, फर्स्ट प्रोसेस इज इंसेमिनेशन. व्हाट इज इंसेमिनेशन? ड्यूरिंग copulation, during coitus, semen is released by the penis into the vagina of female. That is called the insemination. सीमन वर्ड बताया था आपको कि सीमन में क्या क्या प्रेजेंट है. स्पर्म भी प्रेजेंट है, साथ साथ में जितनी एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन है. कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स है मेल? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. ठीक है, इनके जो सिक्रीशन है साथ साथ में स्पर्म टुगेदर कॉल्ड एज अ सीमन. ठीक है, ये इनका रिलीज होना इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बताया था. दैट इज पेनिस. ठीक है, पेनिस होता है. दिस इज द इरेक्टाइल टिश्यू. ये इरेक्टाइल टिश्यू है एक. ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. दो पेयर्ड कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एक अनपेयर्ड कॉर्ड प्रेजेंट होती है. पेयर्ड वाली का नाम कॉर्पोरा कैवर्नोसा बताया था. कैसे याद करने को बताया था? सी सी दो बार आ रहा है, डबल बार सी आ रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे कि ये पेयर्ड है. सी और सी दो, तो ये पेयर्ड है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा. और दूसरा जो यूरेथ्रा के पास जहां जिसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम या कॉर्पस यूरेथ्रा भी बोलते हैं इसको. ठीक है, सो दो टाइप के टिश्यूज हो गए, सॉरी कॉर्ड्स प्रेजेंट हो गई. ठीक है, कॉर्ड्स, थ्री कॉर्ड्स हैं एक्चुअली, दो पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड है. तो अब देखिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलाई फिल्ड विद द ब्लड विच हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस. जब सेक्सुअल स्टिमुलस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे जो पेनिस है वो उसमें क्या फिल्ड होती है? ब्लड फिल्ड हो जाता है, ताकि इजिली क्या हो सके? हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस. पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, साथ ही साथ में पेनिस रिमेन्स स्मॉल एंड फ्लैसिड. जब नॉर्मल कंडीशन है तो उस टाइम पे क्या होता है? पेनिस स्मॉल रहती है, फ्लैशिड रहती है. बट जब सेक्सुअल अराउजल होता है इंटरकोर्स के टाइम पे, इट बिकम्स लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट, रेडी फॉर कॉपुलेशन. ठीक है, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस है और इसमें इरेक्टाइल टिश्यू है. ठीक है, इरेक्शन के टाइम पे या कॉपुलेशन के टाइम पे ये लॉन्ग, हार्ड एंड कैसी हो जाती है? इरेक्ट हो जाती है और रेडी फॉर copulation. So discharge of semen, released of semen by the penis into the vagina of female, वो क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं. तो सबसे पहली प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में क्या होगी? इंसेमिनेशन होगी. ठीक है, इसके बाद हम ओवम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्चुअल ओवम के क्या क्या पार्ट्स हैं. ठीक है, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स देखेंगे. तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखें तो सबसे पहले देखिए, सेंटर में प्रेजेंट है फीमेल प्रोन्यूक्लियस. प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस. उसके ऊपर की एक कवरिंग है जिसको हमने क्या बोला? ऊलेमा. ऊलेमा बोलते हैं. ऊलेमा के ऊपर एक और कवरिंग प्रेजेंट है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं. जेडपी के नाम से नोट करेंगे, जोना पेलुसिडा. ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इसमें. इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जेडपी1, जेडपी2, जेडपी3. तो 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, जेडपी1, जेडपी2 और जेडपी3 जोना पेलुसिडा की लेयर में. ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनके रिसेप्टर्स स्पर्म्स पे प्रेजेंट होते हैं, तभी ये आके कांटेक्ट करते हैं. ठीक है, बताते हैं अभी. तो सबसे पहले उलेमा प्रेजेंट है. उलेमा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जोना पेलुसिडा. ठीक है, प्रोन्यूक्लियस, उलेमा, ये ग्रीन लाइन से जो दिख रहा है दैट इज जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा के ऊपर भी कवरिंग होती है, दैट इज कोरोना रेडिएटा. जो सेल्स होती है उनको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं. और इनके ऊपर भी एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं. ठीक है, क्यूमुलस ऊफोरस सेल बोलते हैं. ठीक, तो
ये स्ट्रक्चर है ओवरी का, सॉरी ओवम का। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, कोरोना रेडिएटा की सेल्स प्रेजेंट है। तो कोरोना रेडिएटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, क्यूमुलस ऊफेरस। ऊफेरस एनसीईआरटी में क्यूमुलस ऊफेरस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कोरोना रेडिएटा तक दिया, लेकिन कोरोना रेडिएटा के ऊपर जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ऊफोरस बोलते हैं। उसके ऊपर जो उसके नीचे जोना पेलुसिडा की लेयर प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा हो गया। फिर ये देखिए ये सेंटर पार्ट में, अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंडरी oocytes दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी दिखा रहा है, क्योंकि जब रिलीज हुआ है ओवरी से, जब रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte तो साथ में पोलर बॉडी भी तो रिलीज होती है। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज पोलर बॉडी दिखाया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte हो गया, पोलर बॉडी हो गया। इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, क्योंकि ये कॉर्टिकल्स की सेल्स तो है, तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखनी है कि ऊलेमा के बीच में और इसके बीच में जोना पेलुसिडा, ऊलेमा और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको पेरीविटिलाइन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीविटिलाइन स्पेस बोलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है ओवम का। प्रोन्यूक्लियस को सराउंड कर रही है कवरिंग, दैट इज कॉल्ड उलेमा। उलेमा के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर सेल्स कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ऊपर जो सेल्स है उसका नाम है क्यूमुलस ऊफेरस। ये स्ट्रक्चर है ओवम का। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंसेमिनेशन प्रोसेस के बाद क्या होगा। रिलीज हो गया स्पर्म रिलीज हो गया वेजाइना में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज हो गया। किसके हेल्प से हुआ, पेनिस के हेल्प से हुआ। दूसरा प्रोसेस होता है कीमोटेक्सिज्म। कीमोटेक्सिज्म का क्या मतलब है कि कोई कीमो अट्रैक्टेंट है जो किसी चीज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कीमो अट्रैक्टेंट क्या होता है, जो क्यूमुलस ऊफेरस की सेल्स प्रेजेंट हैं ओवम में, वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करती हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, पढ़ाती हूँ मैं। कीमो अट्रैक्टेंट सिक्रीट करते हैं जो किसको अट्रैक्ट करेगा, स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा कि वो ओवम की तरफ आए। ठीक है, so a type of sperm guidance known as sperm chemotaxis occurs when sperm cells or spermatozoa follow a gradient in concentration of chemoattractant released from the cumulus cells. क्यूमुलस सेल्स जो कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज करती हैं, जैसे जैसे उनका ग्रेडियंट होगा। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी ने रिलीज किया। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। ओवरी है यहाँ पे। ठीक है, ओवरी ने क्या रिलीज किया, सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes यहाँ रिलीज किए। तो अब ये सेकेंडरी oocytes जब रिलीज हुआ है तो इसके ऊपर की जो कवरिंग है, दैट इज क्यूमुलस ऊफेरस की जो कवरिंग है, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी। ठीक है, अब स्पर्म यहाँ पर है, अभी डायग्राम्स दिखाती हूँ। स्पर्म ने अभी एंट्री करी है, स्पर्म तो अभी यहाँ पर है, तो स्पर्म यहाँ अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा। स्पर्म जो है वो यहाँ पर है, तो स्पर्म अब कैसे इसको पता चलेगा कि एग यहीं पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, यहाँ ये क्या करता है, ये कुछ कुछ कीमो अट्रैक्टेंट सिक्रीट करता है, और ये कीमो अट्रैक्शन का ग्रेडियंट यहीं पे तो ज्यादा होगा जहां पे ये प्रेजेंट है, मतलब कहाँ, जहां फर्टिलाइजेशन की साइट है, दैट इज एम्पुला स्टमक जंक्शन। तो सेकेंडरी oocyte जब यहाँ पे पहुंच रहा है तो ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, तो यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, हाई है, तो ये उसी तरफ बढ़ेगा जिस तरफ कंसेंट्रेशन हाई है। तो स्पर्म कहाँ आ जाता है, ओवम की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कीमोटेक्सिस। और कीमो अट्रैक्टेंट कौन रिलीज करा रहा है, क्यूमुलस ऊफेरस की सेल रिलीज करा रही है। तो द कीमो अट्रैक्टेंट सिक्रीटेड फ्रॉम द क्यूमुलस सेल इज द स्टेरॉइड प्रोजेस्टेरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कीमो अट्रैक्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन, शोन टू बी इफेक्टिव एट द पिकोमोलर रेंज। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जब स्पर्म एंटर कर गया, ठीक है, ओवम ने रिलीज किया है प्रोजेस्टेरॉन को, और स्पर्म फिर उसी की डायरेक्शन में जहां पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है उसी की तरफ खींचा चला जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कीमोटेक्सिज्म। तो पहले तो इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, कीमोटेक्सिज्म की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसको डायग्राम से एक बार और देखिए। ये क्यूमुलस ऊफेरस की सेल है। ठीक है, ये क्या है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज उलेमा।
उलेमा, ठीक है, उलेमा है, दिस इज जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा और क्यूमुलस उफेरस। क्यूमुलस उफेरस रिलीज करती है कीमो अट्रैक्टेंट जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन। कीमो अट्रैक्टेंट इज प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया। अब स्पर्म्स मूव्स टुवर्ड्स द oocytes। स्पर्म्स जो है वो oocytes की तरफ ही तो मूव करेंगे जिधर कीमो अट्रैक्टेंट है, और oocytes के ही पास तो भाई क्यूमुलस उफेरस सेल किसकी है? सेकेंडरी oocytes की है, तो सेकेंडरी oocytes की तरफ या oocytes की तरफ ही तो मूव करेंगे। तो स्पर्म इस तरीके से मूव कर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कीमो एक्सिस बोल सकते हैं इसको। केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, जिधर जिधर केमिकल ज्यादा है उधर मूवमेंट हो जा रहा है, जहां हाइयर कंसेंट्रेशन है वहां उसको जाना है केमिकल की तरफ, इसलिए कीमोटेक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है। थर्ड प्रोसेस होता है कैपिसिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कैपिसिटेशन। अब देखो कैपिसिटेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म। हेड रीजन जो है स्पर्म का, स्पर्म के हेड रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, ये पता है आपको। तो हेड रीजन में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज अ कैपिसिटेशन। और इसमें क्या क्या होता है, क्या मॉडिफिकेशन होता है? तो जो एक्रोसोम होता है उसके ऊपर स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो उसका रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द एक्रोसोम। तो सबसे पहले तो जो स्टेरॉल्स प्रेजेंट है उसका रिमूवल होना जरूरी है, ठीक है, ताकि स्पर्म क्या कर सके, इजिली पेनिट्रेट कर सके, सेकेंडरी oocyte तक पहुंच सके, ठीक है, प्रो न्यूक्लियस तक पहुंच सके, ठीक है। इट अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओविडक्ट। डाइल्यूशन ऑफ डीकैपिसिटेशन फैक्टर्स, जो भी ऐसे फैक्टर्स जो कैपेसिटेशन नहीं होने दे रहे हैं उनको डाइल्यूट कर देता है, तभी तो कैपेसिटेशन होगा। Third is entry of calcium ions into sperms which cause rapid movement of tail part। तो तीन जो मेजर पार्ट हो रहे हैं कैपेसिटेशन में, पहला तो स्टेरॉल्स का रिमूवल होना जरूरी है एक्रोसोम से, दूसरा जितने भी डीकैपेसिटेशन के फैक्टर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, तीसरा कैल्शियम आयन की एंट्री बढ़ जाती है। जब कैल्शियम आयन किसमें रोल प्ले करता है? ह्यूमंस के केस में पढ़ा होगा आपने कि मसल्स की को फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराता है, मूवमेंट बेसिकली कह लें कि हेल्प करता है। तो इसी तरीके से स्पर्म में एंट्री होने लगती है जब कैल्शियम आयंस की, तो ये क्या करता है, स्पर्म के टेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ताकि बहुत फास्ट क्या हो, मूवमेंट हो, ताकि स्पर्म विग्रेसली मूव करके वहां पहुंच सके। क्योंकि ओवा जो है वो कुछ टाइम के लिए ही तो प्रेजेंट है, 24 आवर्स के लिए ही तो प्रेजेंट है, तो विग्रेस मूवमेंट कराता है कैल्शियम आयन की जब एंट्री हो जाती है। तो स्पर्म स्विम थ्रू द वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस। स्पर्म कहाँ से जा रहा है? वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस, यूटेरस से होते हुए फाइनली पहुंचता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्पिलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है, एम्पिलरी स्टमक जंक्शन इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पिलरी स्टमक जंक्शन। एनसीईआरटी में आपका शायद एम्पुला दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एम्पुला दिया हुआ है, एम्पुला दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज द बेस्ट आंसर इज एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। Ovum is released as a secondary oocyte during the process of ovulation from the ovary which is arrested at metaphase 2 stage। आप इस बात से बहुत अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है। सो ओवम जो रिलीज हो रहा है वो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, नॉट अ एक्चुअली ओवा नहीं है, वो फीमेल गैमेट नहीं है, ठीक। सो कैपेसिटेशन की प्रोसेस, अब देखिए कैपेसिटेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, इसको डायग्राम से देखिए। स्पर्म है, स्पर्म के चार पार्ट्स पढ़ाए थे, हेड रीजन, दिस इज अ हेड, followed by neck region, this is a neck region, this is a middle piece, this is a tail, या हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। नेक रीजन में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है? एमएम से बताया था याद रखने को, माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल मूवमेंट पे लोकोमोटरी ऑर्गन। अब देखिए हेड के पास ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम किससे बना है? गोल्जी बॉडीज से बना है। ये सारे क्वेश्चंस, ये जितना कुछ लिखती हूँ ना मैं रेड से, ये क्वेश्चंस हैं आपके। हेड रीजन में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? हेड रीजन में सेंट्रियोल्स, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल पीस में प्रेजेंट है, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होता है। टेल लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। स्पर्म और स्पर्मेटिड्स में डिफरेंस बताया था कि स्पर्मेटिड्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है। अब देखिए एक्रोसोम है, एक्रोसोम के ऊपर ये जो पिंक से दिख रहा है, दिस इज स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। तो स्टेरॉल्स आर प्रेजेंट, स्टेरॉल्स का रिमूवल होना कैपेसिटेशन में होगा, रिमूव हो जाएंगे ये,
ठीक है, रिमूव हो जाएंगे जितने भी डीकैपेसिटेशन के प्रोसेस हैं। तो जब तक कैपेसिटेशन नहीं हुई रहती है तो इसको हाइपो एक्टिव स्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो एक्टिव स्पर्म। अभी स्पर्म एक्टिव नहीं है। कैपेसिटेशन जब हो जाएगा, क्या क्या होना है कैपेसिटेशन में? सबसे पहले तो रिमूवल होना, रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, रिमूवल ऑफ स्टेरॉल फ्रॉम एक्रोसोम, एक्रोसोम से रिमूवल होना। ठीक है, दूसरा जितने भी डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स हैं, डाइल्यूशन होना, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, उनका डाइल्यूशन होना। ठीक है, तीसरा क्या होगा? कैल्शियम आयन की एंट्री होना, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की एंट्री होना, सो दैट विग्रस मूवमेंट हो सके, बहुत फास्ट मूवमेंट हो सके। किसका? स्पर्म का। विग्रस मूवमेंट ऑफ स्पर्म किसकी हेल्प से? टेल की हेल्प से। ठीक है, टेल जितनी तेज मूव करेगा उतनी तेज स्पर्म मूव करेगा, क्योंकि ओवा 24 आवर्स के लिए ही प्रेजेंट है। पढ़ा था हमने मेंस्ट्रुएशन फेज, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, तो जब तक ये सारी प्रोसेस नहीं हुई होती है, ऐसे स्पर्म को हम हाइपो एक्टिव स्पर्म बोलेंगे। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं, इसको कैपेसिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और अब ये हाइपो एक्टिव स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपो एक्टिव स्पर्म, यहाँ पे हाइपर होगा, हाइपर, हाइपर एक्टिव स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइपो एक्टिव स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपर एक्टिव स्पर्म में। ठीक है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैपेसिटेशन से पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में, कैपेसिटेशन के बाद ये कैसा हो गया? ये एक्टिव बन जाएगा, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये तीन प्रोसेस जब हो गए तो अब ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्पर्म एंट्री कर रहे हैं, वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में गए। ठीक है, यहाँ पे कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज हो रहा है, तभी स्पर्म, देखिए सारी प्रोसेस पहले तो कीमो अट्रैक्टेंस रिलीज हुए हैं, तो इस वजह से इसको यहाँ जाना है। साथ ही साथ में कैपेसिटेशन की प्रोसेस होने लगी। एक ही स्पर्म तो नहीं जा रहे, बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे जब कैपेसिटेशन प्रोसेस हो गया, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये रीच कर गए, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है। अब ये कहाँ पहुंच गए? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में। और यहाँ जो साइट है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, दिस इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साइट है फर्टिलाइजेशन की, यहाँ तक स्पर्म को पहुंचना है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले इंसेमिनेशन प्रोसेस हुआ, दूसरा कीमोटैक्सिन हुआ, तीसरा क्या हुआ? कैपेसिटेशन प्रोसेस हो गया, मतलब कि इनएक्टिव स्पर्म को एक्टिव बनाना, सिंपली। और ये तीन चीजें होती है कैपेसिटेशन प्रोसेस के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट होगा एक्रोसोमल रिएक्शंस। क्या होंगे? एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। अ नंबर ऑफ स्पर्म एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द एग। अब जो एग है उसके सरफेस पे बहुत सारे स्पर्म आके अटैच हो गए, लेकिन अभी इन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया है। ठीक है, अंदर पेनिट्रेट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडहेरेशन को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, द एक्रोसोम स्टार्ट्स रिलीजिंग इट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और स्पर्म लाइसेंस विच इंक्लूड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जितने भी एंजाइम्स एक्रोसोम्स में प्रेजेंट हैं उन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है स्पर्म लाइसेंस। ठीक है, स्पर्म लाइसेंस, इन एक्रोसोम्स के पास वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो उन तीन लेयर्स को डिग्रेड करने में हेल्प करती हैं। किन तीन लेयर को? ओवम की तीन लेयर। ठीक है, ओवम की तीन लेयर को कौन कौन सी? सबसे ऊपर थी क्यूमुलस ऊफेरस। क्यूमुलस ऊफेरस जो होती है उसमें हाइला यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो ये क्यूमुलस का स्ट्रक्चर था, ये जो क्यूमुलस का स्ट्रक्चर है क्यूमुलस ऊफेरस, इसके बीच बीच में हाइला यूरेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइला यूरेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइला यूरेनिक एसिड प्रेजेंट है इनके बीच बीच में, तो इनको रिमूव करना जरूरी है, इनको ब्रेक करना जरूरी है। तो ये कौन करता है? एक्रोसोम के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइला यूरिनिडेज, वो क्या करता है? डिसॉल्व करता है हाइला यूरेनिक एसिड ऑफ क्यूमुलस ऊफेरस। तो क्यूमुलस ऊफेरस की हाइला यूरेनिक एसिड को डिसॉल्व करके स्पर्म थोड़ा अंदर गया। ठीक है, एक्रोसोम का जो स्पर्म का जो एक्रोसोम का पार्ट है वो थोड़ा
थोड़ा सा अंदर गया। अब कोरोना पेनिट्रेट, अब दूसरी लेयर कौन सी प्रेजेंट है, एक और बैरियर प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा की लेयर। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो डिसॉल्व करती हैं कोरोना रेडिएट की लेयर को। उसके बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट है, जोना पेलिसिडा की लेयर प्रेजेंट है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो इसके लिए एक एंजाइम है एक्रोसीन या फिर जोना लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये तीन एंजाइम मिल करके जो ओवम की जो सेकेंडरी ओसाइट की जो वॉल है उसको क्या करती है, ओवम की जो वॉल है उसको रप्चर कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो फाइनली जो स्पर्म है वो प्रोन्यूक्लियस तक पहुंचेगा। ठीक है, जोना पेलिसिडा को ब्रेक करते हुए। तो सबसे पहले हाइला यूरिनिडेज ने एक्ट किया, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने एक्ट किया, फिर जोना लाइसिन ने, और इन तीनों एंजाइम को कलेक्टिवली क्या टर्म दिया जाता है, स्पर्म लाइसेंस बोला जाता है। ठीक है, एक्रोसोम्स रिएक्शन हुई है। ठीक है, देखिए हाइला यूरिनिडेज ब्रेक्स क्यूमुलस ओफोरस, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स कोरोना में पेनिट्रेट करने के लिए हो गई, और फिर जोना लाइसिन, ठीक है, जोना लाइसिन जोना को पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, सो स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा। सो यहां तक स्पर्म किस में कांटेक्ट में आ गई, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गई। ठीक है, अब क्या होगा जब ये देखिए यहां तक ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गई, यहाँ पे देखिए उलेमा प्रेजेंट है, पेरीविटिलाइन स्पेस, ये उलेमा हो गया। ठीक है, उलेमा हो गया। ठीक है, दिस इज पेरीविटिलाइन स्पेस हो गई, पेरीविटिलाइन स्पेस हो गई। दिस इज जोना पेलुसिडा। अब स्पर्म ये कोरोना रेडिएटा को क्यूमुलस ओफेरस को डीजनरेट करते हुए, ब्रेक करते हुए, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करते हुए अब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आ गया है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया। अभी जोना लाइसिन ने एक्ट नहीं किया, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक प्रोसेस होती है, क्या होती है, अभी इसके बाद फॉर्मेशन होगा। तो एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, एक्रोसोम ने रिएक्ट किया, उसके बाद देखिए फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन कोन, या इसको रिसेप्शन कोन बोलते हैं। सो कांटेक्ट ऑफ एक्रोसोम्स स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन आउटग्रोथ बाय द oocyte कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन। जो एक्रोसोम जब एक्रोसोम कांटेक्ट में आता है तो जो स्ट्रक्चर है आउटग्रोथ हो जाती है उस साइड की, तो उस मतलब वो जो आउटग्रोथ होती है वो फनल शेप की होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं या रिसेप्शन कोन बोलते हैं। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि स्पर्म को रिसीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो उस साइड से वो आउटग्रोथ कर लेती है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होगा, इसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की है उस पे एक प्रोटीन, देखिए पर्टिकुलर स्पर्म पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का स्पर्म पर्टिकुलर स्पीशीज के ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये कब हो रहा है, एक्रोसोमल फॉर्मेशन हुआ जब जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ जाता है स्पर्म, तो वहां पे स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन बोलते हैं, और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है, और जोना पेलुसिडा के लेयर में मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म, फर्टिलाइजिन कहाँ प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा पे। ठीक है, सो द स्पर्म हेड बाइंड्स टू स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, फर्टिलाइजिन इनको कलेक्टिवली कहा जा रहा है। तीन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ZP1, ZP2 और ZP3, तीन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, ZP1, ZP2, ZP3, जिसको कलेक्टिवली फर्टिलाइजिन बोला जा रहा है। अब ये स्पर्म क्या होते हैं, स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ही बाइंड करेंगी। ठीक है, सो द स्पर्म हेड बाइंड्स टू स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स ZP3 of Zona pellucida and induces acrosomal reaction to release acrosin which digests the ZP। मैंने क्या बताया आपको कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन हो रही है उसमें तीन एंजाइम थे, हाइला यूरिनिडेज एंजाइम जिसने क्यूमुलस ओफेरस को क्या किया, क्यूमुलस ओफेरस को डिसॉल्व किया, क्यूमुलस ओफेरस को डिसॉल्व किया। दूसरा एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जिसने कोरोना रेडिएटा की वॉल को ब्रेक किया। अब स्पर्म कांटेक्ट में आ जाता है जोना पेलुसिडा को, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन में क्या याद रखना है कि जो स्पर्म होते हैं उनके पास एक प्रोटीन होती है एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन,
और जो जोना पेलिसिडा है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, तो ये स्पर्म स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन से ही क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्पर्म्स पे, रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट होता है स्पर्म्स पे, तो ये इसी से बाइंड करते हैं। ठीक है, सो जैसे ही इनकी बाइंडिंग हो जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बाइंडिंग हो गई स्पर्म के साथ, तो फिर अब ये इंड्यूस्ड करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन को जो अभी बची थी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से स्पर्म पेनिट्रेट नहीं करा, अंदर नहीं गया, सेकेंडरी ओसाइट के पास नहीं आया, या आप कह लेंगे प्रो न्यूक्लियस के पास नहीं आया है। तो प्रो न्यूक्लियस के पास आने के लिए क्या जरूरी है कि ये जो जोना पेलिसिडा की लेयर है इसको भी डाइजेस्ट होना जरूरी है। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तब एक्रोसिन रिलीज होता है, जोनालाइसिन, और फिर ये डाइजेस्ट करता है जोना पेलिसिडा की लेयर को। ठीक है, जोना पेलिसिडा की लेयर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। जोना पेलिसिडा की लेयर पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती है, ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट कब होती है, इम्प्लांटेशन के टाइम पे डाइजेस्ट होती है, पढ़ेंगे अभी। तो जोना, अभी याद रखिए कि जोना पेलिसिडा की लेयर पार्शियली क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई है, पार्शियली डाइजेस्ट हो गई है ताकि स्पर्म एंटर कर जाए। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट हो गई है पूरी तरीके से, ये इम्प्लांटेशन के टाइम पे फुली डाइजेस्ट होती है, बताएंगे कैसे डाइजेस्ट होती है। ठीक है, सो स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन ओवर रिसेप्शन कौन बन चुका है। अब देखिए, ये देखिए, ये तो ओवम का स्ट्रक्चर है, ये ओवम है, इसके ऊपर की जो लेयर्स हैं ये स्पर्म्स आके कांटेक्ट में पेनिट्रेट करते हुए क्यूमुलस को कर दिया, कोरोना रेडिएटा को कर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये स्पर्म के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये जो स्पर्म है इनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, किसका, ये जो इनकी जो मेम्ब्रेन है इस पे ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये जो है ये क्या है, ये जो रेड से मैंने दिखाया है ये ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है वो ZP3 वाले ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। ठीक है, तो इसलिए ZP3 लिखा है। आप बस इतना याद रखिए कि ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट है ZP3, ZP1, ZP2, तो ZP3 वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो सबसे पहले इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ZP3 का क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ZP3 रिसेप्टर्स। अब ये जो ZP3 रिसेप्टर है, ZP3 की प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, ZP3 की प्रोटीन प्रेजेंट है जोना पेलिसिडा के लेयर में, किसके, ओवम के जोना पेलिसिडा की लेयर के ऊपर प्रेजेंट है, क्या, यहाँ पे प्रेजेंट है ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है ZP3, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तब रिलीज होता है एक्रोसिन, और ये इसको पार्शली क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो दिस इज नोन एज स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दिस इज नोन एज स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, सो ये हुआ। इसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ जोना पेलिसिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या फंक्शंस हैं जोना पेलिसिडा के, स्पीशीज इंटरेक्शन कराता है, प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, मतलब कि एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना कर सके, इसको प्रिवेंट करता है जोना पेलिसिडा। कैसे करता है, ओनली वन स्पर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज एन एग, द जोना पेलिसिडा स्ट्रक्चर दैट एनवेलप्स mammalian eggs becomes impermeable at fertilization and preventing more sperm from entering। जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है वैसे ही ये जोना पेलिसिडा की लेयर इम्परमिएबल हो जाती है कि अब एक एंटर कर गया, अब दूसरे की जगह नहीं है, तो ये इम्परमिएबल हो जाता है, ये अलाउ ही नहीं करता है दूसरे स्पर्म्स को एंटर करने के लिए। सो इस तरीके से ये क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, मोर ओवर इट प्रिवेंट्स द ट्यूबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब कि अगर प्रेगनेंसी जो है ओविडक्ट्स के अलावा किसी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो प्रिवेंट्स ट्यूबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच हैपेंस व्हेन अ प्रेगनेंसी डेवलप्स समवेयर अदर देन द यूटेरस। सॉरी, यूटेरस में हो रही है ना प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन तो यूटेरस में हो रहा है, तो अगर यूटेरस के अलावा प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ठीक है, या किसी और पार्ट पे हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव के, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट कौन करता है,
जोना पेलुसिडा की लेयर प्रिवेंट करती है। तो जोना पेलुसिडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, इट हेल्प्स इन स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इट प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब हो गया जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ मिक्स्ड कर जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, दैट इज एम्फीमिक्सिस। सो द मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग्स डिसइंटीग्रेट्स, दोनों की मेम्ब्रेन्स डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं, जो स्पर्म जब एंटर कर रहा है तो वो क्या क्या करता है, वो सबसे पहले दो प्रॉक्सिमल, जो उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, जो उसके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को वो किसको ट्रांसफर कर देता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड मेल प्रो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो दे देता है किसको, वो डोनेट कर देता है एग को। ठीक है, एग को डोनेट कर देता है, क्योंकि एग के पास सेंट्रियोल नहीं है, ये किसका सेंट्रियोल ले रहा है, स्पर्म का सेंट्रियोल ले लेता है। साथ में अपना प्रो न्यूक्लियस, भाई अपना न्यूक्लियस डोनेट कर देता है, प्रो न्यूक्लियस डोनेट कर देता है। भाई आए हो तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को डोनेट करता है, प्रो न्यूक्लियस को डोनेट कर देता है, और क्या डोनेट करता है, सेकेंडरी oocytes जो कि मेटाफेज 2 के मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्ट है, तो इसको क्या डोनेट कर देता है, एनाफेज करना है अब, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी प्रमोट करता है, देता है, ताकि अब मेटाफेज 2 से एनाफेज 2 टीलोफेज 2 हो सके और मियोसिस 2 की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट देयर मियोटिक डिवीजन। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, एज अ रिजल्ट मियोसिस 2 कंप्लीट होती है एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, मियोसिस 2, तभी तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा, और एक और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, सॉरी पोलर बॉडी बन जाएगी। पोलर बॉडी बनी और एक जो पोलर बॉडी बनी थी उससे फिर दो पोलर बॉडी बन जाती है, बता चुकी हूँ मैं। मियोसिस 2 होगी, ओवम बन जाएगा, तो फाइनली ओवम इस तरीके से बनता है। ठीक है, सो एम्फीमिक्सिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब देखिए ये एक डायग्राम, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, सब फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसमें सारी प्रोसेस दी हुई है। स्पर्म आया, सबसे पहले इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म पेनिस के थ्रू इंसेमिनेट हुआ, स्टीमन जो है वो डिस्चार्ज हुआ वेजाइना में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कीमोटेक्सिन होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है क्यूमुलस ऊफेरस। उसके बाद कीमोटेक्सिन के बाद आपका कैपेसिटेशन प्रोसेस होगा, जो इनएक्टिव स्पर्म था वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें 3 चीजें होती हैं, रिमूवल ऑफ स्टेरॉल फ्रॉम द एक्रोसोम, कैल्शियम आयन की एंट्री होना, सेकेंड कैल्शियम आयन की जो होती है एंट्री होती है। ठीक है, और इसके बाद एक्रोसोमल की रिएक्शन होगी, एक्रोसोम रिएक्ट करता है। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्ट करता है। बाकी यहाँ पे इससे पहले जो कैपेसिटेशन हो रहा है उसमें जितने भी डीकैपेसिटेशन फैक्टर हैं वो भी डायल्यूट हो जाते हैं। उसके बाद एक्रोसोम की रिएक्शन होती है। ठीक है, क्यूमुलस ऊफेरस को हाइलायुरिनेज एंजाइम ब्रेक करता है, फिर कोरोना रेडियाटा को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कौन बन रहा है, रिसेप्शन कौन बन रहा है, जोना पेलुसिडा से जब वो इंटरेक्ट कर रहा है तो वहां पे एक्रोसिन रिलीज हो रहा है। कैसे, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा पे और उसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, स्पर्म पे प्रेजेंट है, दोनों आपस में बाइंड करते हैं और स्पर्म पहुंच जाता है प्रोन्यूक्लियस के पास। फिर एम्फीमिक्सिस होती है, मिक्सिंग हो जाती है, मेम्ब्रेन फिर फ्यूज कर जाता है, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जाइगोट से फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की। सो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जब एम्ब्रियो बना तो अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट कैसे होगा ये हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। सो हमें पता है जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। फिर हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो में क्लीवेज कैसे होता है, क्लीवेज की प्रोसेस पढ़ेंगे, क्लीवेज होगा, क्लीवेज से मोरुला 2 स्टेज 3 स्टेज। ठीक है, फिर मोरुला की स्टेज आती है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला की स्टेज आती है जिसमें हम ब्लास्टोसील वगैरह पढ़ेंगे, 32 सेल स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लास्टुला के बाद गेस्ट्रुलेशन पीरियड पढ़ेंगे, गेस्ट्रुलेशन पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, गेस्ट्रुलेशन, ठीक है, सभी बॉडी पार्ट्स जो भी बनने होंगे। ठीक है, गेस्ट्रुलेशन का पीरियड होता है। उसके बाद गेस्टेशन पीरियड, सॉरी इम्प्लांटेशन,
ठीक है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन तो ब्लास्टुला के बाद ही होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन, ठीक है। गेस्ट्रुलेशन, ठीक है। गेस्ट्रुलेशन पीरियड, ये ही सीक्वेंस में हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे। फिर गेस्टेशन पीरियड होगा, गेस्टेशन, उसके बाद फाइनल डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन पीरियड, पार्चुरेशन। तो ये सारे प्रोसेस हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो आज के सेशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ी, सारे प्रोसेस देखे कि कैसे क्या हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, जब स्पर्म बन गया, ओवम बन गया, उसके बाद हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, उसके क्या क्या इवेंट्स होंगे, इंसेमिनेशन होगा, फिर कीमोटेक्सिन होगा, कैपेसिटेशन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरैक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन कौन बनेगी, उसके बाद एम्फीमिक्सिस होगा, न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल, प्रो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल, दोनों फ्यूज्ड करके क्या बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट इज जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और फाइनल फीटस जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, सारे ऑर्गेन्स बनते हैं इसी पीरियड में, और फाइनल डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन थ्रू बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, दैट इज वेजाइना प्लस सर्विक्स कैनाल मिल करके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।